नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम स्टॉक रिव्यूज़ करेंगे और सबसे पहला स्टॉक जो हम रिव्यू करेंगे वो है विंटेज कॉफ़ी लिमिटेड। दिस स्टॉक हैज़ बीन आस्क्ड टू रिव्यू बाय अरिजीत सूत्रधार एंड शौविक मोंडल, राइट। सो फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट विंटेज कॉफ़ी जो है ये इंस्टेंट कॉफ़ी और चिकोरी मैन्युफैक्चर करता है। 80% जो बिजनेस आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। प्राइमरीली एक बी टू बी बिजनेस है, बट कंज्यूमर पैकेजिंग या कंज्यूमर पैक्स के थ्रू एक बी टू सी बिजनेस में भी जाने की कोशिश कर रहा है। और ये रिटेल लाउंज जो होते हैं, कैफ़ेज जो होते हैं, राइट, काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस होता है कैफ़े, एक तरह से कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है कैफ़े का, बट स्टिल दिस कंपनी इज ट्राइंग टू गेट इन टू द बी टू सी बिजनेस। ये कंपनी जो है इस प्रोडक्ट के लिए या फिर कंपनी जो बना रही है उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड इतना ज़्यादा है कि इट्स रनिंग ऑन 100% कैपेसिटी, राइट। सो द करंट कैपेसिटी ऑन विच इट इज़ रनिंग इज अराउंड 650 6500 MTPA एंड इट इज़ पुटिंग अनदर कैपेसिटी ऑफ अराउंड 4500 MTPA। अभी तक व्हाट इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ ये कैपेसिटी जो आएगी वो किस तरह आएगी, क्या डेट लेके करेगी कंपनी या फिर फंड रेस करेगी, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी नहीं दिया है इन द प्रीवियस कॉन कॉल्स, राइट। इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये स्टॉक प्राइस मार्च के बाद एक तरह से बॉटम आउट हुआ है एंड देन व्हेन द स्टॉक मार्केट वेंट अप एक अच्छा एक तरह से इसके स्टॉक प्राइस में रिसर्जेंस दिखा है, रेजिलियंस दिखा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई दिस रेजिलियंस is seen in the stock price is because of the sales growth and the profit growth that the company has. अगर इसका sales growth देखोगे तो पिछले 3 साल का 104% है एंड पिछले 1 साल का 135% है। प्रॉफिट ग्रोथ या पैट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 3 साल का 73% है एंड 235% पिछले 1 साल का। तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस प्राइमरली ऊपर गया है वो बेसिकली इसका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी आर टेरिफिक, राइट। ये कंपनी के सिर्फ ग्रोथ एंड सेल्स प्रोस्पेक्ट ही अच्छे हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स पे एक तरह से ये कंपनी फेल हो जाती है, राइट। तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 10% है पिछले 3 साल का, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी अगर बिजनेस में 100 रुपीज़ लगा रहा है कोई मैनेजमेंट तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल का 10% है ईयर ऑन ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसे लगा रहा है 100 रुपये, तो 12% इज द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द इक्विटी होल्डर, समवन लाइक यू, मी और एनी HNI विच इज इन्वेस्टिंग दिस कंपनी इज गेटिंग, राइट। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स पे तो ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त दिख नहीं रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है जो कि एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एक्सपोर्ट करती है कंपनी, तो नॉर्मली ये कॉफी एक्सपोर्टर्स जो होते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 13%। वी लुक एट एन NPM ऑफ मोर देन 10% जस्ट टू असर्टन दैट देर इज इनफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस। अगर ऊपर नीचे हो जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन या फिर कुछ टैक्सेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, वी नीड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इज मोर देन 10%। एनीथिंग विच इज लेस देन 10% तो फिर बहुत बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। CFO टू EBITDA ऑफ दिस कंपनी इज पुअर, नेगेटिव है एक तरह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो एक तरह से कैश फ्लोज अवेलेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। सो इफ यू लुक एट द EBITDA ओवर ईयर इट्स 95 करोड़, इफ यू लुक एट पैट इट्स 44 करोड़, बट CFO कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज -78 करोड़। तो पैसा एक तरह से बहुत अटकता है इस कंपनी का। अगर अटकता है तो कहाँ अटकता है, एक तो रिसीवेबल्स में अटकता है पैसा। तो एक तरह से जब रिसीवेबल्स में पैसा बहुत ज़्यादा अटकता है तो द बिजनेस मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल विच इज़ नॉट, it does not have inherent strength। मतलब bargaining power with suppliers is, bargaining power with customers is not that great। तो जिनको एक्सपोर्ट कर रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर जो दूसरे एक तरह से इंटरनेशनल काइंड ऑफ एजेंसीज जिनको एक्सपोर्ट कर रही है, वो लोग सही वक्त पे कंपनी को पैसा नहीं दे रहे। तो बार्गेनिंग पावर इज अ वीकर बार्गेनिंग पावर। दूसरा जो है इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत पैसा अटकता है। तो -14 करोड़ अगर आप देखो, -2 करोड़, -59 करोड़, दिस इज समथिंग विच गॉट स्टक इन इन्वेंट्री। बट इफ यू लुक एट रिसीवेबल्स इट्स -57 करोड़। सो द कंपनी इज नॉट एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है कि पैसा सही वक्त पे आ नहीं रहा है, और अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है कि पैसा आ रहा है तो कैश फ्लोज जो है फंस रहे हैं इन्वेंट्री में, राइट। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, -266 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है या फिर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। काफ़ी ज़्यादा री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, 389% का री इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 to 4 years। कंपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है, राइट। इफ यू लुक एट द टोटल शेयर्स, द टोटल शेयर्स हैव गॉन डाउन, राइट। तो आई जस्ट शो यू
This company has a history of equity dilution, right? Conversion of warrants यहाँ पे हुए 14th of April 2025 को, conversion of warrants March को हुए, preferential basis में पिछले साल करीबन पैसा उठाया है, preferential basis में 2 बार फिर से पैसा उठा पिछले साल, तो इस साल 2 बार warrants के थ्रू पैसा उठाया, पिछले साल 2 बार एक तरह से प्रेफरेंशियल्स के थ्रू पैसा उठाया, राइट? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट भी है बैलेंस शीट में, राइट? इफ लुक एट द डेट ओवर ईयर इट्स 50 करोड़, तो एक वक्त पे 0.5 था डेट टू इक्विटी. 0.5 इज अ रेड फ्लैग फॉर मी, राइट? बट अभी 0.2 है, सो मे बी द मनी विच दे रेज थ्रू इक्विटीज दे काइंड ऑफ पेड ऑफ देयर डेट. शॉर्ट टर्म डेट भी कुछ हद तक 32 करोड़ है बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स का थोड़ा प्रॉब्लम है. कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, 37% का एक तरह से इंटेंसिविटी है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा है. 27% जो है एक तरह से प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है. एंड इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में, इफ द प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय 191%, right? The stock price has gone up by 82%. So the contribution of PE is almost minus 109%. So the stock price has gone up because of the earnings. तो ये जो स्टॉक मुझे पढ़ के मुझे एक तरह से स्काई गोल्ड की याद आई. स्काई गोल्ड भी एक तरह से बहुत डेट लेके बैठा है, इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, बट स्काई गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है. So the only thing which is driving the price of the stock is the sales growth, profit growth of this company. तो ये एक ऐसा बच्चा है जो मैथ्स में 100 out of 100 लेके आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सब में फेल होता है ये, बट इसका मैथ्स में 100 out of 100 आता है. और जब तक ये मैथ्स में 100 out of 100 लेके आते जाएगा, इसका जो स्टॉक प्राइस है ये ऊपर ही जाते रहेगा, राइट? तो इफ वन आस्क्स मी टू काइंड ऑफ डू अ समरी ऑफ दिस स्टॉक, कैन दिस स्टॉक डिलीवर 25% ग्रोथ? मुझे लगता है स्टॉक बहुत आसानी से 25% ग्रोथ डिलीवर कर देगा अगले साल में. एनी सेक्टोरल टेलविंड्स? आई डोंट थिंक सो. एक स्ट्रक्चरल कंज्यूमर बिजनेस है, एक तरह से एटलीस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बट एक B2B बिजनेस है फिलहाल, राइट? EPS ग्रोथ भी 25% से ज़्यादा आ जाएगा. इट्स नॉट सिक्लिकल, एटलीस्ट फ्रॉम द operating profit margins that we see. Is there profitability in this business? Yes, the NPM is more than 10%. Predictability of cash flows nahi hai. Can the balance sheet support growth for the next 2 years? और equity dilute करेंगे और debt लेंगे, इनका क्या है, but growth लाके दे देंगे. Is the stock undervalued? Yes, the stock is undervalued. I say this undervalued in spite of the fact that it's a B2B business, क्योंकि इसका जो sales growth है, right, वो 100% से ज़्यादा है. तो मुझे जो भी 38 का इसको PE दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको undervalue किया गया है एक तरह से. बट इसका for the right reasons. क्या होता है ऐसे कंपनीज में कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जब तक आता है या फिर ईपीएस ग्रोथ जब तक आता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है. जब फिर ईपीएस ग्रोथ नहीं आता या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ नहीं आता, ये स्टॉक्स ऐसे गिरते हैं कि पानी नहीं पूछते हैं, राइट? तो ये ऐसा एक बच्चा है जो मैथ्स में 100 of 100 जैसे मैंने कहा कि लेके आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स में ये काफ़ी फेल हो रहा है. तो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस व्हेन इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. मुझे स्काई गोल्ड का छोटा भाई लगा एक तरह से, इसके नंबर्स देख के. इक्विटी डाइल्यूट करने का मौका नहीं छोड़ रहा है और डेट लेने का मौका नहीं छोड़ रहा है, बट ग्रोथ भी 100% से ज़्यादा दे रहा है, राइट? सो दिस वॉज अबाउट विंटेज कॉफी बेवरेजेस. वील टेक द नेक्स्ट stock right now. But before we go to the next company, guys, please subscribe to the channel if you haven't. इस channel पे मैं in-depth stock analysis करूँगा, at least level 1 analysis तो इतना in-depth रखूँगा जो अभी रखा है. And please share this with people who you think would find this content valuable, right? Normally इस channel पे tips वगैरह नहीं share किए जाएंगे. Whatever companies that we'll take, we'll do proper in-depth analysis so that we get an understanding at least कि क्या हो रहा है company में. तो please subscribe to the channel if you haven't. Please like and share this video as much as you can and help me grow this channel, right? So the next company that we're going to take is Poly Medicure Limited. एंड इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए मुझे 5 ट्रिवियास ने कहा है. तो Poly Medicure, for the people who do not know much about this company, right, it manufactures and exports medical devices. तो ये जो कैथेटर होता है, right, I'll show you the photo of catheter. ये जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, ये जो भी ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, ये इंजेक्शन देते वक्त कैथेटर वगैरह लगता है, दैट इज व्हाट दिस कंपनी मेक्स, राइट? सो इट इज अ more of a proxy to the pharma exports business because almost 66% of the business is exports business. Market share is 5% and 33% each is
is from India, Europe, and rest of the world. तो इंडिया बिजनेस इज अराउंड 33%, अराउंड 68% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यूरोप को एक तरह से ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है. ट्रांस इन्फ्यूजन थेरेपी में 68% बिजनेस है. जो मैंने कहा कि वो कैथेटर वगैरह जो लगाते हैं ग्लूकोज चढ़ाने के वक्त, दैट इज व्हाट फॉर्म्स अराउंड 68%. तो काफ़ी इसका जो हीरो प्रोडक्ट्स है ये इन्फ्यूजन थेरेपी से ही आते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स का. अराउंड 70% ऑफ द बिजनेस इज जस्ट कमिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन. तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, राइट. इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट margins of this company are in the range of 27%, right? 25-27%. इसका मतलब R&D बहुत strong है इस कंपनी का. बहुत self dependency है, external dependency ज़्यादा नहीं है, right? If you look at the weaknesses of the company, ये जो पदार्थ बनते हैं इनके जो medical devices ये plastic से बनते हैं. So if the crude oil prices go up, then the company will find it very difficult to pass on the increase of the price of raw materials to the end customer. Though this is a B2B company, it kind of works with all these international distributors, but there would be a problem if the cost of raw materials go up, right? So if you look at the domestic market, competition domestic market में बहुत ज़्यादा है, so highly unorganized market. And if you look at the international market, इसमें बहुत ज़बरदस्त जो brands है, B. Braun, Becton Dickinson, Baxter, Boston Scientific, ये सारे brands है international market में. So this company has very tough competition in the international market, right? इस कंपनी के काफ़ी टैरिफ अनसर्टनिटीज़ की वजह से इसका स्टॉक प्राइस बहुत वॉलेटाइल रहा है पिछले छः महीनों में, राइट. सो द स्टॉक प्राइस काइंड ऑफ वेंट अप समवेयर इन अप्रैल वगैरह. अप्रैल में चला गया था ऊपर, बट देन बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग ये स्टॉक प्राइस फिर से एक तरह से नीचे आ गया, राइट. सो दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉक्सी टू द फार्मा काइंड ऑफ ट्रेड, राइट. तो टैरिफ पे जो भी होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वेयर द स्टॉक प्राइस गोज अहेड. बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी. द कंपनी वांट्स टू डू 500 crore capex in the next 2 years. बहुत रिसेंटली इन्होंने फंड रेज किया है, QIP किया है अगस्त 2024 में, राइट. तो if you look at very recently they have done a QIP. तो QIP किया था अगस्त 2022 में, सॉरी 2024 में, अगस्त 22 को किया था. एंड वट एवर QIP दैट दे डिड, उससे काफ़ी ज़्यादा डेट जो था वो क्लियर कर दिया, राइट. सो द कंपनी हैज़ गिवन अ गाइडेंस ऑफ 20% सेल्स एंड EBITDA ऑफ 25-27%. तो सबसे पहले वो सेल्स का कैलकुलेशन ही देख ले, राइट. सो इफ यू लुक एट पॉली मेडिक्योर, व्हाट दे हैव टोल्ड इज sales का guidance they have given 20%. तो current sales is 1670 crore. अगर ये 20% sales लग जाता है तो 2004 crore आएगा. Net profitability margin I've assumed it to be 20% because they've told EBITDA is going to be 25%. PAT comes FY26 is around 400 crores. Total shares, assuming that they do not do any equity dilution and the shares, number of shares remain the same, which I think they will because पिछले साल ही QIP किया है. Then the EPS is going to be 39, current EPS 33. So the EPS growth is going to be 20%. तो ये कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ 20% दे रही है, EPS ग्रोथ भी 20% दे रही है. काफ़ी सही कंपनी लगी मुझे, काफ़ी डिसेंट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है. इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year 21%, लास्ट 3 years 22%, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है 34% फॉर द लास्ट 3 years, लास्ट 1 year 31%. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स अच्छे हैं इस कंपनी के. ROE ROC ठीक है, ROC 20%, ROE थोड़ा कम है, 16 कम है थोड़ा, बट ठीक है 20% तक आ जाएगा, राइट. इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस बिजनेस, आई थिंक दे आर pretty fantastic operating profit margin. Operational efficiency के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो 25-26% के operating profit margins है. Net profitability is more than 10%, so that is again something that we look into for a business, right? Net profitability is 20% and more. And CFO to EBITDA is 0.6. तो थोड़ा रिसीवेबल्स में पैसा अटक रहा है, थोड़ा एक तरह से रिसीवेबल्स में तो नहीं बट इन्वेंट्री में पैसा अटक रहा है, राइट. तो इन्वेंट्री में थोड़ा पैसा अटक रहा है, रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम नहीं. इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. सो फाइनली वी फाइंड अ कंपनी विच इज़ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव. अच्छा खासा री इन्वेस्ट कर रही है, 65% री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, राइट. लॉन्ग टर्म डेट नहीं है. जब इक्विटी रेस किया है तो लॉन्ग टर्म डेट एक तरह से क्लियर आउट कर दिया इस कंपनी ने. शॉर्ट टर्म डेट है क्योंकि इन्वेंट्री का थोड़ा इशू है. शॉर्ट टर्म डेट अगर आप देखोगे तो 178 करोड़ का है, राइट. थोड़ा इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है इस कंपनी में. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, बट देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज इन दिस कंपनी. इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे या कैश कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो अच्छा है, 1077 करोड़ का है. तो अभी तक जो IPO का पैसा रेज किया है, दे हैव नॉट री इन्वेस्टेड द मनी, दे आर लुकिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटीज टू री इन्वेस्ट दैट मनी. तो 500 का केपेक्स जो 500 करोड़ का केपेक्स जो आएगा, दैट वुड कम फ्रॉम द QIP मनी दैट दे हैव रेज्ड. फिक्स्ड एसेट टोटल एसेट 34% का है, राइट. कोई प्रमोटर प्लेज नहीं है.
you look at the current P is around 62. So if the growth is around 40, if the growth is around 20%, तो 62 मुझे एक थोड़ा ज़्यादा लगता ऑन अ हायर साइड लगता है पी, बिकॉज मैं एक थंब रूल यूज़ करता हूँ कि पीईजी नॉर्मली 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑन कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, राइट। कंज्यूमर फेसिंग कंपनी तो है नहीं, ये B2B कंपनी है, तो B2B कंपनी अगर 2.15 का पीईजी ले रहा है तो मुझे लगता है कि इट्स ओवरली वैल्यूड। बट ये ऐसा बच्चा है जो हर एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे बेकार सब्जेक्ट में भी 85% मार्क्स लाता है, मैथ्स में भी 85% लाता है, हिंदी इंग्लिश में भी 85% लाता है, तो ऑलराउंड बच्चा है, ये ऑलराउंडर है। ये स्टॉक, ये डिसिप्लिन स्टॉक है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टॉक है, भले एक B2B बिजनेस मॉडल पे फॉलो करता है। इसका शॉर्ट टर्म रिस्क जो है वो टैरिफ से आता है, अगर वो टैरिफ का जो कांटा निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। इफ़ whatever फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स या मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफ इंडिया गेट्स अ गुड डील फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूएस को भी अच्छा एक्सपोर्ट्स होता है, यूरोप को तो 33% एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी, राइट। सो इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ 15% से तो है, 25% ईपीएस ग्रोथ शायद नहीं आएगा, बट 20% तक आ जाएगा। 15-20% तो ईपीएस दे ही देगी ये कंपनी। इट्स नॉट अ सिक्लिकल बिजनेस, देर इज प्रॉफिटेबिलिटी, देर इज प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, एंड द बैलेंस शीट कैन सपोर्ट ग्रोथ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इस कंपनी की, QIP अभी भी किया है। स्टॉक अंडर वैल्यूड तो नहीं है, थोड़ा मेरे को 2.15 का पीजी लगा तो थोड़ा overvalued laga, right? So guys, this is the analysis for these two companies. Please mention the name of the companies which you want me to analyze. I'll take them up in the upcoming videos. Thank you very much for your time. Please take care.